आज हम ज्योग्राफी का अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है हमारा अभी सिक्किम में, जिसके बारे में तुम न्यूज़ में देख रहे होगे। अक्टूबर में हुआ था, तो इस साल हो सकता है, उम्मीद है कि यूपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूज़ में ये रहा था कि कम से कम 7 लोग जो हैं, 7 लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं ये मेरे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से। ठीक है, अब ये सब होता क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, इसमें देखो न्यूज़ में ये भी चल रहा था। देखो क्या क्या न्यूज़ में था, थोड़ा सा इसको समझ लो कि क्या हुआ है कि जो फ्लड आई है मेरी, वो किसकी वजह से आई है। ट्रिगर्ड आफ्टर अ लेक फॉर्मिंग फ्रॉम द ग्रेजुअल मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर। ये न्यूज़पेपर में लिखा था कि हिमालयन ग्लेशियर के मेल्ट करने से जो वो लेक बनी थी, लेक क्या हो गई है, आउटफ्लोड हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से तीस्ता रिवर बेसिन में क्या है, हमको बाढ़ देखने को मिली, फ्लड्स देखने को मिली। इस फ्लड ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया चुंगतांग डैम को। अभी हम पूरा आगे समझेंगे, पूरी एक एक डिटेल में एक एक बात, पर बेसिक बेसिक जान लेते हैं कि हुआ क्या है। तो इसने डिस्ट्रॉय कर दिया चुंगतांग डैम को, जो कि वहाँ का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था हमारे सिक्किम का। और इसके साथ साथ बहुत सारे गांव टाउन सब धुल के चले गए इस फ्लड की वजह से। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है डिस्ट्रिक्ट्स पर, वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट पर पड़ा है, मंगन, गैंगटॉक और पेकियोंग, नामची, ये डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा इसके लेक के बारे में, कौन सी लेक थी। तो जो मेरी लेक थी जो आउटबस्ट हुई है, वो थी मेरी साउथ लोनाक लेक। ठीक है, सो साउथ लोनाक लेक मेरी आउटबस्ट हुई है। ये कहाँ पड़ती है, मेरी नदन सिक्किम में पड़ती है, और ये लगभग 5200 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। जो मेरी साउथ लोनाक लेक है, ये ग्लेशियर मोरेन डैम्ड लेक है, ग्लेशियर मोरेन डैम्ड लेक। तो यहाँ पर अभी हम इसको आगे समझेंगे कि ग्लेशियर मोरेन डैम्ड लेक क्या होती हैं। अभी बस इतना याद रखना है कि जो साउथ लोनाक लेक है वो मेरी क्या है, ग्लेशियर मोरेन डैम्ड लेक। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग लेक इन द सिक्किम हिमालयन रीजन एंड वन ऑफ द 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक ससेप्टेबल टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। देखो ये भी याद रखना, एक डेटा आया था जिसमें बताया गया है कि 14 लेक जो मेरी ससेप्टेबल हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के। ठीक है, तो उसमें से एक लेक थी मेरी साउथ लोनाक लेक। जो मेरी लेक है, द लेक इज़ रैपिडली ग्रोइंग इन साइज़। इसका जो जैसे जैसे देखो, अभी मैं आगे तुमको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से कि ये जो है जस्ट ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनी है। ठीक है, पहले तो देखो ये समझो कि मेरा साउथ लोनाक लेक कहाँ पर है, यहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ द सिक्किम। ठीक है, इसकी वजह से मेरी कहाँ आई है, तीस्ता रिवर में बाढ़ आई है। यहाँ पर हमको बहुत फ्लैश फ्लड्स देखने को मिले हैं इस रीजन में। ये चुंगतांग डैम मेरा यहाँ पर था, वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके साथ साथ गैंगटॉक ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले हैं। अब ग्लेशियर लेक क्या होती है, देखो जैसा कि इसका नाम है ग्लेशियर लेक, मतलब ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो लेक बनेगी उसको क्या बोलेंगे, ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर लेक क्या होती हैं और ये क्यों बनती हैं। देखो ऐसा होता है नॉर्मल कि हमारा जैसे ये ग्लेशियर है, ये तुमको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाए, मोरेन इकट्ठी हो जाए, मिट्टी है ना, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएँ और यहाँ चारों तरफ क्या हो जाए, पानी, इसमें पानी भर जाए। ठीक है, और देखो अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ समझ में आएगा तुमको कि जैसे देखो सपोज़ करो ये मेरा ग्लेशियर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मेरे ग्लेशियर की उसके यहाँ पर मेरे मोरेन इकट्ठा हो गया, क्या हो गया, मोरेन इकट्ठा, मोरेन। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर पानी भरना स्टार्ट हो गया इसमें। तो यहाँ पर मेरे धीरे धीरे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, एक पॉन्ड टाइप बन जाता है, यहाँ पर फिर ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी भर जाता है। ठीक है, तो एक लेक बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर लेक। तो इस डायग्राम से तुमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये मेरी ग्लेशियर लेक है, ये मेरी ग्लेशियर लेक है। तो इस तरीके की सब ग्लेशियर लेक हैं। ठीक है, इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं अभी इस लेक में ही, अभी हम इसको समझेंगे क्या होते हैं पार्ट्स। अब थोड़ा सा और समझते हैं, समझ में आया ग्लेशियर लेक क्या होती है मेरी। तो द मोरेन वॉल कैन एक्ट एज अ नेचुरल डैम। ये जो मोरेन वॉल्स होती हैं मेरी, ये जो मोरेन वॉल्स होती हैं किसकी तरह काम करती हैं, एज अ नेचुरल डैम। ये क्या करती हैं, टैप करती हैं मेल्ट वाटर को फ्रॉम द ग्लेशियर एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक। दो तरीके की मेरी लेक बनती हैं, बिहाइंड मोरेन डैम, मोरेन डैम के पीछे। अब देखो मोरेन, मोरेन तो जिसको बोल रहे थे, मोरेन बाउंड्री जो चारों तरफ है मोरेन। अब इसको डैम किसको बोलते हैं, तो आगे के साइड से थोड़ा उठा हुआ सा हिस्सा हो। ठीक है, तो जैसे ये मेरा है, ये इसको मैं क्या बोलूँगा, मोरेन। ठीक है, और ये उठा हुआ हिस्सा तुम्हें दिख रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं डैम बोलता हूँ, डैम। तो किसका है, मोरेन का डैम है, इसलिए इसको क्या बोलता हूँ, मोरेन डैम। ये पानी को रोक के रखता है, कभी इनकेस कुछ ऐसा हो जाए, वाटर का फ्लो ज़्यादा हो जाए, ये टूट जाए, तो क्या होगा, पानी सारा बह जाएगा। तो यही हुआ मेरे साउथ लोनाक लेक में भी। ठीक है, तो मेरे दो तरीके के डैम होते हैं, एक मेरा बिहाइंड द मोरिन डैम, ठीक है, और एक होता है मेरा बिहाइंड आइस कैप्स। आइस कैप्स के पीछे जो बनता है वो भी मेरे ग्लेशियर्स बनते हैं। दो तरीके की ग्लेशियर लेक्स बनती हैं, बिहाइंड मोरिन और बिहाइंड आइस डैम्स।
अभी हमारे समझ में आ गया डायग्राम से, थोड़ा और आगे समझते हैं। अच्छा, अब ये हम जो सुन रहे हैं न्यूज़ में कि ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ है, तो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट का क्या मतलब है? लेक आउटबस्ट, देखो ये नाम अपने आप में ही बहुत कुछ बता रहा है। ग्लेशियर लेक मतलब ग्लेशियर से बनी हुई लेक और उसका आउटबस्ट हो जाए, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाए, फ्लो कर जाए, उसके ऊपर होकर बाहर निकल जाए। इट अकर्स व्हेन वाटर डैम्ड बाय द ग्लेशियर और मोरेन्स इज रिलीज्ड, ठीक है। जो पानी को डैम कर रखा था मोरेन और ग्लेशियर ने, वो क्या हो जाए, रिलीज़ हो गया है। और देखो इसे हम आउटबस्ट जब बोलते हैं, जब मेरा जो पानी भरा हुआ है मतलब लेक के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर आ जाए या फिर जो सेडिमेंट्स हैं, जो मोरेन है, वो टूट जाएं, तो क्या होती है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट होता है। मेरा रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स मतलब जो ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मतलब जो ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। जैसे मेरे हिमालयाज़ के बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनकी पिघलने की वजह से क्या बन रहा है, उनके टिप पर जो लेक बनती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रो ग्लेशियर लेक। क्या बोलता हूँ, प्रो ग्लेशियर लेक। और उसके चारों तरफ क्या होता है, ग्लेशियर लेक के सेडिमेंट्स और बाउल्डर्स होते हैं। जब वो टूटते हैं, इफ़ द बाउंड्रीज ऑफ दिस लेक्स आर ब्रीच्ड, जब ये बाउंड्रीज टूट जाती हैं, इट कैन लीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रशिंग डाउन टू द नियर बाई स्ट्रीम्स एंड रिवर। तो बहुत सारा पानी एक साथ नदी में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और धीरे धीरे इसको उस पानी को मोमेंटम मिलता चला जाता है, जब वो धीरे धीरे नीचे आता चला जाता है और उसके रास्ते में पत्थर, पानी, रॉक, जो भी कुछ आता है वो सबको अपने साथ नीचे लेके आता चला जाता है, क्योंकि उसका मोमेंटम बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, जैसे हम ग्लेशियर लेक बोलते हैं ना, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, तो वैसा ही एक सिमिलर फिनोमिना है जो मेरे आइसलैंड में देखने को मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ जोकुलुप। देखो ऐसा ही सिमिलर फिनोमेना जो है हमारा, वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, आइसलैंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोकुलहुप। ठीक है, जब मेरी बॉडी ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय द ग्लेशियर मेल्ट्स और ओवरफ्लोज द ग्लेशियर, उसको हम जोकुलहुप बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है अगर ये टर्म आता है तो न्यूज़ में याद रखना। तो अच्छा, अब ये क्यों होती है भैया, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स क्यों आती हैं, क्या कारण है इसका? तो इसका कारण हमारे समझ में आया अभी तक क्या क्या, कि जो बाउंड्रीज़ हैं हमारी ऑफ ग्लेशियर लेक वो ब्रीच हो जाए ड्यू टू द मल्टीपल रीजंस। जैसे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, एन इंक्रीज़ इन द वाटर प्रेशर और स्ट्रक्चरल वीकनेस, मेरा वाटर का प्रेशर बढ़ जाए या फिर स्ट्रक्चरल वीकनेस हो जाए, या फिर मेरी अर्थक्वेक आ जाए, है ना, अर्थक्वेक की वजह से मेरे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट आता है, या फिर मेरा क्रायोसिज्म हो जाए। क्रायोसिज्म मतलब क्या होता है कि जब जैसे मेरी ये जो स्नो है, यहाँ पर स्नो है, ठीक है, ये इतनी स्नो है, अब यहाँ की स्नो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। अगर यहाँ की स्नो मेल्ट कर जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो पहले से मेंटेन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे अर्थक्वेक जैसे वेव्स जनरेट हो जाएंगी, अर्थक्वेक जैसे वेव्स जनरेट हो जाएंगे, जो मेरे ये टेक्टोनिक वेव्स नहीं है, ये क्या है, ये प्रेशर कम होने की वजह से जो वेव्स जनरेट हुए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोसिज्म। क्रायोसिज्म नॉन टेक्टोनिक सीज्मिक इवेंट्स ऑफ द ग्लेशियर क्रायोस्फीयर, समझ में? इसकी वजह से और क्या हो सकता है, फॉल ऑफ द एवलांच, मेरा बहुत से बड़ा बहुत ज़्यादा एक साथ बर्फ़ का टुकड़ा टूट के आ जाए तो उसकी वजह से मेरी ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड आ सकती है। वॉल्केनिक eruption की वजह से भी आ सकता है, अंडर द आइस के अंडर अगर वॉल्केनिक eruption हो जाए तो भी हो सकता है। दीज वॉल्केनिक eruption माइट डिस्प्लेस द बाउंड्री और इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ऑन ग्लेशियर लेक और बोथ, या फिर हैवी रेनफॉल हो जाए। तो देखो ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो सिक्किम में हुई है वहाँ पर बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी एक कारण है। और अर्थक्वेक का भी कारण है, क्योंकि अभी तुमने देखा होगा अक्टूबर के महीने में नेपाल के आसपास अर्थक्वेक आए थे लगातार 2-3 बार, तो उसका भी कारण बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है इसका कारण हो। हाँ, लॉन्ग टर्म डैम डिग्रेडेड कैन ऑल्सो इंक्लूड, जब मेरा जो डैम, जो मोरेन डैम जो बना हुआ है वो अगर डिग्रेड कर जाए धीरे धीरे तो उसकी वजह से भी क्या आती है, मेरी ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड्स आ जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर लेक या फिर मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो आज तक ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुए हैं जो हमको याद रखने चाहिए, वो कौन कौन से हुए हैं। अभी 2023 में जो सिक्किम में हुआ हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, साउथ लोनाक लेक में हुआ है। 2021 में उत्तराखंड में हुआ था नंदा देवी ग्लेशियर में। ठीक है, ये कहाँ पर है, एट जोशीमठ इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। जोशीमठ तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ही पिछली साल, लास्ट ईयर, और यूपीएससी ने पर वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था लास्ट ईयर, तो ये भी जोशीमठ भी लग रहा है कि इस साल पूछ सकता है, तो ध्यान देना इस पर। इसके साथ साथ 2013 में जो उत्तराखंड में जो प्रलय आई थी तुम्हें पता ही होगा, तो चोराबारी ग्लेशियर की वजह से आई थी, चोराबारी ग्लेशियर आउटबस्ट की वजह से। अब हमने पढ़ा था कि जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ है उसने चोंगतांग डैम को पूरी तरीके से तोड़ दिया,
तो ये हमारा चोंगतांग डैम है, देख सकते हो तुम, पहले कैसा था ऐसा, और बाद में कैसा हो गया ऐसा हो गया, ठीक है। तो द फ्लैश फ्लड in the Teesta River triggered by the outburst in the Lognak Lake that led to the Glacier Lake outburst floods. This caused the accumulation of huge quantities of water. जब बहुत सारा पानी आ जाएगा मेरे बांध के पास तो बांध उसे रोक ही नहीं सकता, उसकी एक लिमिट होती है कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। Which turned towards Chungtang Dam destroying the hydropower infrastructure before moving downstream in the Spate. और नीचे जाते समय उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से डैम को पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो सिक्किम में पड़ते हैं, तो जैसे इसमें दो ही हैं जो हमें याद रखने नाम, एक तो तीन हो गए बेसिकली अब देखा जाए तो। एक तो मेरा साउथ लोनाक लेक, ठीक है, तो ये इसके पास लोनाक ग्लेशियर है, उसकी वजह से ये। दूसरा है मेरा जेमू ग्लेशियर, और मेरा रातोंग ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, रातोंग ग्लेशियर। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो मेरा जेमुंग ग्लेशियर ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है मेरा ईस्टर्न हिमालयाज़ का। जो मेरे ईस्टर्न हिमालयाज़ हैं, तुम जानते हो ईस्टर्न हिमालयाज़ किसको बोलते हैं, जो मेरे इधर नेपाल के ईस्ट में जो पड़ते हैं, नेपाल के जो ये जैसे नेपाल हिमालयाज़ हैं, एक सेकंड, ये नेपाल हिमालयाज़ पड़ते हैं, नेपाल हिमालयाज़ के बाद सिक्किम पड़ता है, और ये सारे मेरे जो इन हिमालयाज़ को हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज़। तो ईस्टर्न हिमालयाज़ का क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, कौन सा, जेमू ग्लेशियर। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मतलब ऐसे फैला हुआ है 26 किलोमीटर। तुम यहाँ से चलना शुरू करो, 26 किलोमीटर चलते जाओ तो तुमको यही ग्लेशियर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लोकेशन अगर मैं बात करूँ, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये, एट द बेस ऑफ कंचनजंगा इन द हिमालयन रीजन्स ऑफ सिक्किम। जो मेरा कंचनजंगा माउंटेन है उसके बेस पर तुमको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो द जेमू ग्लेशियर ड्रेन्स द ईस्ट साइड ऑफ द कंचनजंगा, और ये कौन सी साइड को ड्रेन करता है, ईस्ट साइड को। अभी इसको पूरे, और द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, तुम्हें पता है कंचनजंगा के बारे में, तुम्हें पता है माउंट एवरेस्ट हमारा सबसे पहला हाईएस्ट पीक है, दूसरा K2 है, और तीसरा कंचनजंगा है। तो माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल में पड़ता है, K2 तुमको पता होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, और कंचनजंगा हमारा सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। अब जो हमने समझा इन ग्लेशियर्स के बारे में, तो 4 ग्लेशियर्स हैं जो कंचनजंगा के चारों तरफ फैले हुए हैं। कौन कौन से हैं देख लो ज़रा ध्यान से। तो अभी हमने समझा था जेमू ग्लेशियर है, तालुंग ग्लेशियर है। तो ये जेमू ग्लेशियर और तालुंग ग्लेशियर दोनों तीस्ता रिवर में अपना पानी इनका मेल्ट होकर आता है तीस्ता रिवर में, ठीक है, उससे तीस्ता रिवर बनती है। तो ये भी रट लो, जेमू ग्लेशियर और तालुंग ग्लेशियर। वहीं इधर कांगचेन ग्लेशियर और यालुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इधर तालुंग है, इधर यालुंग है, तालुंग यालुंग, इधर जेमू, इधर कांगचेन, ठीक है। ये जो कांगचेन रिवर है और यालुंग रिवर है, इसका जो पानी मेल्ट होकर आता है वो अरुण रिवर में आता है और कोशी रिवर में आता है। अरुण रिवर और कोशी रिवर, इन रिवर्स में इसका पानी मेल्ट होके आता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरा सेकंड जो ग्लेशियर था, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दो मेन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स सिक्किम के। पहला जेमू ग्लेशियर, अभी हमने देखा, पहला कौन सा मेरा जेमू ग्लेशियर, दूसरा रातोंग ग्लेशियर, ठीक है, रातोंग ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर समझ लिया, अब रातोंग ग्लेशियर देखते हैं। तो जो रातोंग ग्लेशियर है, ये द सोर्स ऑफ द रातोंग ग्लेशियर फ्लोज फ्रॉम द स्नाउट ऑफ रातोंग ग्लेशियर, रातोंग रिवर, सॉरी, जो रातोंग रिवर जो आती है वो कहाँ से आती है, रातोंग ग्लेशियर से ही आती है, रातोंग रिवर। दिस ग्लेशियर एक्सटेंड फ्रॉम द रातोंगला, जो रातोंगला पास है वहाँ से ये ग्लेशियर फैला हुआ है, इन द नॉर्थ ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द चोरकियांग वैली इन द साउथ। तो नॉर्थ में ये कहाँ पर है, रातोंगला, जो सिक्किम में एक पास है रातोंगला, वहाँ से लेकर चोरकियांग वैली तक ये फैला हुआ है मेरा रातोंग ग्लेशियर, ठीक है। इट इज़ फेड बाय द माउंट रातोंग एंड द आइस फॉल्स ऑफ कबरू ग्लेशियर ऑफ पीक, मतलब ये माउंट रातोंग के पास पड़ता है। एक ये तो अभी हमने समझ लिया लोनाक ग्लेशियर। अभी हमने जो मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट वहाँ का ग्लेशियर है लोनाक ग्लेशियर, जिससे कौन सी लेक बनती है मेरी, लोनाक लेक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड साउथ लोनाक लेक बिकम्स ससेप्टेबल टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ऐसा क्या हुआ कि जो मेरी साउथ लोनाक लेक है वो इतनी ज़्यादा ससेप्टेबल हो गई जिसकी वजह से वहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आया। तो पहला कारण ये बताया जाता है कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मेरा ग्लेशियर है सिक्किम हिमालयाज़ में वो मेल्ट हो रहा था, ठीक है, दिन पर दिन मेल्ट होता जा रहा था। जो मेरा ग्लेशियर मेल्ट हो रहा था, लोनाक ग्लेशियर, जिसकी वजह से साउथ लोनाक जो मेरी लेक है वो भी बढ़ती जा रही थी, उसका साइज़ दिन पर दिन इंक्रीज़ करता जा रहा था। दिस मेल्टिंग हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस ग्लेशियर लेक्स एंड हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड द साइज ऑफ द
प्री एग्जिस्टिंग लेक्स, जो मेरी पहले से लेक्स एग्जिस्ट करती हैं उनका साइज़ दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था, जिसका मतलब है कि जो मेरी लोनाग लेक थी उसका भी साइज़ क्या हो रहा था, बड़ा होता जा रहा था। और अगर मैं एक डेटा की बात करूँ तो लगभग 1.5 गुना बड़ा हो गया है वो 1989 से। तो 1989 के कंपैरिजन में उसका साइज़ 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है, वहीं लोनाग लेक का, ठीक है। और अगर मैं साउथ लोनाग लेक की बात करता हूँ तो जो मेरी साउथ लोनाग लेक है उसमें और ज़्यादा मेरे को साइज़ उसका इंक्रीज़ देखने को मिला है, लगभग 2.5 टाइम्स उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया 1989 से। तीसरा कारण इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक भी बताया जाता है कि जो इसका मोरेन था वो डिस्टर्ब हो गया था जब 1991 में अर्थक्वेक आया था मेरा 4.9 रेक्टेयर का, ठीक है, रेक्टर स्केल का। इसके साथ साथ जो मेरा दूसरा अर्थक्वेक आया था 2011 में 6.9 मैग्नीट्यूड का, उसने भी क्या कर दिया, इसकी बाउंड्रीज़ को वीक कर दिया। और अभी जो रिसेंटली नेपाल में भी अर्थक्वेक आए थे वहाँ से भी हो सकता है इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा हो। रिसेंट रेनफॉल, वहाँ बारिश भी हुई थी, तो बारिश का भी बहुत बड़ा कारण है मेरे उसके ऊपर लेक, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के ऊपर। अब थोड़ा समझते हैं, अभी देखो अभी मैं आगे समझेंगे हम कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो इसकी लोकेशन मैप देख लो, अभी ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, ये मेरा नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ऑफ द सिक्किम। किसके पास है, इधर तिब्बत है और इधर क्या है, नेपाल, और ये इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ता है। अभी इसको आगे समझेंगे, पहले समझते हैं तीस्ता रिवर के बारे में। तो जिस रिवर में फ्लड आई है तीस्ता रिवर, उसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो तीस्ता रिवर भी तुमको दिखाई दे रही है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये भी सिक्किम के नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है। और ये कहाँ जाके ड्रेन कर जाती है, ये आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, समझते हैं इसके बारे में। तो तीस्ता रिवर जो है मेरी, तीस्ता रिवर इज़ अ सिग्निफिकेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना। बेसिक बात बता रहा हूँ जो पता होनी चाहिए तुमको। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं और ये बांग्लादेश में जाके ही मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से। इट फ्लोज थ्रू बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दोनों कंट्री से फ्लो करती है, इंडिया और बांग्लादेश से। इसका अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो चुंगतांग के पास ही इसका ओरिजिन है, सिक्किम में, ठीक है। चुंगतांग के पास इसका ओरिजिन है। अदर सोर्सेज इंक्लूड सोलामो लेक इन सिक्किम, मतलब ऐसा बोला जाता है कि सोलामो लेक, पुहारनी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर और चोलामो लेक, ये बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जिन्हें मिलकर क्या बन रही है, हम तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारी तीस्ता रिवर बन रही है, ठीक है, दिख रहे हैं, ये बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं। ये अलग अलग स्ट्रीम्स हैं तो अलग अलग ग्लेशियर से मेल्ट होकर आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर हमें इतने सारे नाम देखने को मिल रहे हैं ग्लेशियर्स के। कौन कौन से नाम हैं, तो यहाँ पर है सोलामो लेक, ठीक है, पहुरनी ग्लेशियर, कांगसे ग्लेशियर और चोलामो लेक, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज़ की बात करूँ मैं तीस्ता रिवर की, तो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है इसकी वो लाचुंगचो, चुंगचू, दिकिचू, रानी खोला और रांगपोचू, ये मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जानते हो ना, जैसे ये नदी बह रही है मेरी, और इस नदी के लेफ़्ट साइड में, ठीक है, इस रिवर के, जैसे इस रिवर का ये लेफ़्ट होगा, एक सेकंड, इस रिवर का देखो ये लेफ़्ट होगा, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये इस रिवर का राइट होगा, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लाचुंगचू हैं, चाकुंगचू, दिकिचू, रानी खोला। ये देखो यूपीएससी पूछेगा तो है नहीं यहाँ से, पर यहाँ से ये है कि ऐसे बोल सकता है कि इनको टर्म्स को दे दे, लाचुंगचू, चाकुंगचू, दिकुचू, रानी खोला, ये दीज आर टर्म रिसेंटली इन न्यूज़। ये किससे रिलेटेड हैं, ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं या ये नदियाँ हैं, मतलब इस तरीके से पूछ सकता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी जेमिचू और रैंगयोंगचू और रंगहित रिवर, ठीक है। रंगहित याद रखना, रंगहित थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेम है, रंगहित रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब मैं तीस्ता रिवर के कोर्स की बात करता हूँ, तो पहले जो तीस्ता रिवर है मेरी, ये मिला करती थी पद्मा रिवर में। पद्मा रिवर कौन सी है, मेरी जो गंगा है, गंगा जो है, गंगा को हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, ठीक है। तो पद्मा रिवर हम पहले डायरेक्ट पद्मा रिवर में मिला करती थी, पर क्या हुआ कि 1787 में जो अर्थक्वेक आया, तो 1787 के बाद इसका शिफ्ट, जो ये क्या कर गई, शिफ्ट कर गई और ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गई। पहले ये ऐसे फ्लो करती थी हमारे वेस्ट बंगाल में होके, पर ये ईस्टवर्ड शिफ्ट कर गई, ऐसे इसका शिफ्ट हो गया। पहले इसका शिफ्ट इधर की साइड था तो ये पद्मा में मिलती थी, अब इसका शिफ्ट ऐसे हो गया, तो इसका मतलब अब ये किस में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जिसकी वजह से ट्रिब्यूटरी किसकी बन गई, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डैम्स एंड बैराज ऑन तीस्ता रिवर, अगर मैं देखूँ तो कौन कौन से डैम्स और बैराज बने हुए हैं तीस्ता रिवर के ऊपर, तो गाजुल दोबा जो है मेरा वेस्ट बंगाल में, इसके ऊपर बैराज बना हुआ है, डैम बना हुआ है। और दुआनी का बना हुआ है, बांग्लादेश में बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा ये ड्रेन कहाँ करती है, मतलब इसका
जो 70% जो है बांग्लादेश में प्रेजेंट है इसका बेसिन, जो तीस्ता रिवर का बेसिन है 70% बांग्लादेश में, और 83% कहाँ प्रेजेंट है, मेरे इंडिया में प्रेजेंट है इसका 83% बेसिन। तो ऐसे को यूपीएससी क्वेश्चन आदत है यूपीएससी क्वेश्चन पूछने की कि कहाँ ज़्यादा इसका बेसिन लाई करता है, तो इंडिया में ज़्यादा लाई करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर ये ऐसे होता है 49-50 का तो नहीं पूछता यूपीएससी, पर डिफरेंस बहुत बड़ा है कि 83% ये इंडिया में ड्रेन करती है और 17% ये बांग्लादेश में पड़ती है, तो इसलिए पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा जो तीस्ता रिवर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा से रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो ये याद रखना किस किस कंट्री के बीच में रहता है तीस्ता रिवर कॉन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट है मेरा एक न्यूज़, जब अगर हम उस रीजन में देख रहे हैं सिक्किम वाले रीजन को, थोड़ा सा उसके आसपास की और न्यूज़ समझ लेते हैं। देखो चाइना और भूटान में बाउंड्री टॉक्स चल रही हैं, अभी 25वीं राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक हुई है चाइना भूटान में, ठीक है। जो भूटान के किंग हैं वो वहाँ गए चाइना, और उनसे बातचीत हुई है मेरी, तो उन्होंने क्या किया, एक साइन किया कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम, ठीक है, ऑन द डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री। इसलिए उनका क्या हुआ है, कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, मतलब इंडिया के लिए चिंता की बात है। क्यों इंडिया के लिए चिंता की बात है कि क्योंकि जो मेरा वो क्या बोलते हैं चाइना है, वो इंडिया के चारों तरफ हर कंट्री में आ जाके इस्टेब्लिश्ड हो गया, ठीक है। चाइना केवल अब श्रीलंका तक ही सीमित नहीं रहा है, चाइना आज तक देखो तो नेपाल में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में तुम्हें पता ही है, मालदीव्स में तुमने रिसेंटली ड्रामा देखा ही है कितना चल रहा था, ठीक है। तो चाइना हर जगह इस्टेब्लिश्ड हो चुके बैठा है। अगर भूटान में भी चाइना आगे बैठ जाएगा तो ये इंडिया के लिए एक थोड़ा दुखदाई वाली बात होगी। इंडिया और चाइना का टसल कब से शुरू, पिछले 2020 से इंडिया और चाइना का टसल चल ही रहा है, वैसे तो बहुत सालों से चल रहा है, पर 2020 से उसने थोड़ी सी गर्मा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि 2020 से स्टैंड ऑफ अभी चल ही रहा है। भूटान चाइना क्लोजर टाइज से इंडिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमने समझ लिया क्यों इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास आके बैठ जाएगा चाइना, इंडिया को मॉनिटर कर पाएगा वहाँ से आसानी से चाइना, इसलिए, ठीक है। डोकलाम प्लेटू इशू रहा है इंडिया और चाइना का, क्यों, क्योंकि जो डोकलाम है वो जो है हमेशा से ये इशू रहा है कि डोकलाम को क्लेम कौन करता है, चाइना, और भूटान भी क्लेम करता है, और इंडिया जो है भूटान की मदद करता है, इंडिया। तो न्यू दिल्ली इज़ वॉचिंग द डिमार्केशन डिस्कशन ओवर डोकलाम, जो हम देख रहे हैं उसको, डिस्कशन जो चल रहा है डोकलाम के लिए, एज अमॉन्ग्स द प्रपोजल चाइना हैड प्लेस्ड ऑन द टेबल इन एग्रीमेंट टू स्वैप एरियाज इन डोकलाम अंडर द भूटानीज कंट्रोल विद एरियाज इन जकरलुंग एंड पशमलुंग विद द चाइनी क्लेम्स। मतलब चाइना ने ये डिसाइड किया है कि जो डोकलाम वाला रीजन है वो किसको दे दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको दे देते हैं भूटान को, वहीं भूटान से क्या ले लेते हैं, जाकोरलुंग एंड पाशमलुंग वाला रीजन चाइना क्लेम करने की बातें कर रहा है। चाइना भूटान डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में अगर थोड़ा सा समझें तो हमने समझ लिया कि इंडिया चिंता है इस बात के लिए कि चाइना अगर आगे बैठ जाएगा हमारे भूटान में तो उससे इशू इंडिया के लिए रहेगा ही रहेगा। अगर मैं डोकलाम प्लेटू की बात करता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो, ये मेरा डोकलाम प्लेटू है, यहाँ मेरा डोकलाम प्लेटू पड़ता है, तो डोकलाम प्लेटू की लोकेशन याद रखना, ठीक है। डोकलाम प्लेटू के पास इंडिया का ये नाथुला पास है, नाथुला पास, ठीक। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो तुम डोकलाम प्लेटू को, ये मेरा डोकलाम प्लेटू है, ठीक है। ये से दोनों कंट्री क्लेम करती हैं, भूटान भी और चाइना भी। याद रखना डोकलाम प्लेटू को इंडिया क्लेम नहीं करता, इंडिया नहीं कहता कि इंडिया का पार्ट है ये, यहाँ कन्फ्यूज हो सकता है। ऐसे बोल सकता है यूपीएससी, डोकलाम प्लेटू इज क्लेम्ड बाय इंडिया, चाइना एंड भूटान, तीनों कंट्रीज को क्लेम करती हैं। इसको केवल चाइना और भूटान क्लेम करते हैं, इंडिया तो केवल भूटान की मदद करता है, ठीक है। तो इसलिए डोकलाम प्लेटू को याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पास अगर मैं देखूँ सिक्किम के, तो नाथुला पास, ठीक है। कौन कौन से पास है मेरे सिक्किम के, नाथुला पास, जेलेपला पास और दोंखला पास, नाथुला पास, जेलेपला पास और दोंखला पास। अगर मैं इनकी लोकेशन दिखाऊं तुमको तो लोकेशन भी याद रखना अच्छे से। ये मेरा नाथुला पास है, नाथुला पास, ठीक है, ये क्या है, नाथुला पास। इसके बाद ये मेरा ऊपर नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है, दोंखला पास, दोंखला पास, यहाँ पड़ता है नाथुला पास, यहाँ पड़ता है नाथुला पास, ठीक है। यहीं जेलेपला पास भी पड़ता है। तो अब नाथुला पास के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ये नाथुला पास है, ये मेरा कहाँ है, हिमालयाज़ में, विद इन द ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट, सिक्किम के ईस्ट में पड़ता है। अभी हमने लोकेशन भी इसकी देख ली, ठीक है। इसकी हाइट लगभग कितनी है, 4302 मीटर ऊंचाई पर है, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में आता है, ठीक है, नाथुला पास। मतलब यहाँ से आराम से ये डेवलप हुआ है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलती हैं। अब इस वर्ड की बात करता हूँ, जो नाथू है, नाथू का जो मतलब होता है वो होता है लिसनिंग ईयर्स, ठीक है। तिब्बत में नाथू का मतलब क्या होता है, लिसनिंग ईयर्स, और पास तो ला का मतलब क्या होता है, पास।
तो लिसनिंग ईयर्स पास बोला करते थे इसको। तो यहाँ से ये हमेशा से बहुत ज़्यादा वो रहा है, ट्रेडिशनल प्लेस रही है, बहुत एंशियंट जगह है नाथुला पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकली जो है एक्सटेंशन रहा है एंशियंट सिल्क रूट का, मतलब हमारे एंशियंट सिल्क रूट यहाँ से होता रहा है नाथुला पास से। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम एंड चाइनाज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। हमेशा से मतलब जो ट्रेड हुआ करता था सिक्किम में, जो लोग आया करते थे ट्रेड करने तिब्बत से, वो इसी नाथुला पास के थ्रू आया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर सिक्योरिटी की बात करूँ, क्या इशू है कि द पास इज़ फोर्टिफाइड ऑन बोथ एंड्स बाय इंडिया चाइना मिलिट्री पर्सनल। मतलब इस पास जो नाथुला पास है, नाथुला पास के दोनों साइड, एक साइड चाइना के सिक्योरिटी बैठी है और एक साइड इंडिया की सिक्योरिटी बैठी है नाथुला पास के दोनों साइड में। अगर मैं ट्रेड सिग्निफिकेंस की बात करूँ इसके लिए, तो नाथुला स्टैंड्स एज वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर चेक पॉइंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना जो है 3 पॉइंट से जो है ट्रेड करता है आज के समय। एक मेरा नाथुला पास, ये रट लो भाई, ये भाई बहुत बार सवाल आया है कि इंडिया और चाइना कौन कौन से 3 पासेस से ट्रेड करता है। तो नाथुला पास यहाँ से ट्रेड होता है इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है, नाथुला पास से। दूसरा मेरा सिपकिला पास, तुमको पता ही होगा सिपकिला पास, सब बच्चा जानता है, सतलज रिवर यहाँ से एंटर करती है इंडिया में, तो ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास। इसके बाद लिपू लेक भी तुम जानते हो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये 3 ऐसे पास हैं जिनसे जो है इंडिया चाइना के साथ क्या करता है, ट्रेड करता है। तो नाथुला पास, सिपकिला पास और लिपू लेक, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूँ तो 1962 के बाद इसे बंद कर दिया गया था, पर 2006 में इसे फिर से क्या कर दिया, ओपन कर दिया गया। नेक्स्ट है मेरा जेलेपला पास। तो ये जेलेपला पास जो है लगभग 4390 मीटर की हाइट पर प्रेजेंट है, और ये इंडिया सिक्किम और तिब्बत के बीच में ये भी पड़ता है। ये भी वही वैसा ही है जैसा मेरा नाथुला पास है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रूट लिंकिंग लाशा इन तिब्बत टू इंडिया, ठीक है। जो तिब्बत में लाशा है उसको कनेक्ट करता है इंडिया से, ये मेरा जेलेपला पास। प्रॉक्सिमिटी की बात करूँ तो ये जो है मेरा, ये साउथ ऑफ नाथुला पास है, नाथुला पास से 4 किलोमीटर नीचे की तरफ है मेरा जेलेपला पास। स्लाइटली हायर इन एलिवेशन कंपेयर टू नाथुला पास। तो ये भी याद रखना, जैसे देखो ये नाथुला पास ऊपर पड़ता है मेरा, है ना, और जेलेपला पास नीचे पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाथुला पास की हाइट ज़्यादा होगी और जेलेपला पास की हाइट कम होगी, ऐसा गलती मत करना। जो मेरा जो जेलेपला पास है वो स्लाइटली हाइयर है एलिवेशन में देन नाथुला पास। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूँ तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज जेलेपला वॉज फ्रिक्वेंटेड रूट फॉर द ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। इंडिया और तिब्बत के बीच में जेलेपला पास से बहुत ट्रेड हुआ है ब्रिटिशर्स के समय। कैलिम्पोंग इन इंडिया सर्व्ड एज द प्राइमरी ट्रेड कॉन्टैक्ट पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट है कैलिम्पोंग, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था जेलेपला पास में। अब नेचुरल लैंडमार्क की बात करूँ, यहाँ पर कोई नेचुरल लैंडमार्क है क्या, तो यहाँ पर मेरा मैन मैचो लेक इज सिचुएटेड बिलो द जेलेपला पास। तो जेलेपला पास के नीचे मैन मैचो लेक, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक। नेक्स्ट अब चलते हैं हम कंचनजंगा रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की हमने अभी लोकेशन देखी थी, मैंने तुमसे बोला था याद रखना कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ देखी थी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये रहा मेरा, देखो ये रहा कंचनजंगा नेशनल पार्क, और यहीं पे क्या है मेरा बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया मतलब जानते हो ना, जहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं होता। बायोस्फीयर के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो एक कोर एरिया होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो जो कोर एरिया है वहाँ किसी को जाना अलाउड नहीं होता। जो इसका कोर एरिया वो क्या है, वो है मेरा बायोस्फीयर, वो क्या है मेरा कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कोर जोन जिसको हम बोलते हैं, तो कोर एरिया ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व वो क्या है मेरा कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन हमने समझ ली, ये कहाँ पे है, नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, सिक्किम के नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाउंडेड बाय तीस्ता रिवर टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में होकर कौन सी रिवर आती है, तीस्ता रिवर आती है, ठीक है। पोजिशनड अलॉन्ग, ये किसके बीच में पड़ता है, सिक्किम नेपाल एंड टचेज द तिब्बत और एटोनॉमस रीजन। तो ये जो इधर नेपाल है, इधर मेरा तिब्बत है, इधर सिक्किम तो है ही है, इन 3 रीजन के बीच में पड़ता है मेरा क्या बोलते हैं कंचनजंगा। अब मैं इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो एक बात रट लो भाई, ये पूछ चुका है यूपीएससी कि यहाँ पर सब ट्रॉपिक से लेके आर्कटिक सारा जो मेरा डाइवर्स रेंज पाए जाते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की हर तरीके की रेंज पाई जाती है यहाँ पर सब ट्रॉपिक से लेके आर्कटिक तक। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैव अ डाइवर्स रेंज ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम सब ट्रॉपिक टू आर्कटिक। तो देख लेना आंसर उसका क्या है, कंचनजंगा।
यहाँ बहुत सारे मेरे नेचुरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं अक्रॉस डिफरेंट बायोम्स ऑफरिंग अ प्लेथोरा ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स एंड हैबिटेट। हज़ारों तरह के यहाँ पर प्लांट हैं, हज़ारों तरह के यहाँ पर पेड़ के टाइप्स पाए जाते हैं, एनिमल्स के बहुत सारा बायोम पाया जाता है। होम टू वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट पीक, हमें बताइए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पड़ता है मेरा, माउंट कंचनजंगा। तो देखो कंचनजंगा बायोस्फीयर को ये मत समझ लेना कि जो माउंटेन कंचनजंगा है उसी के चारों तरफ जो बायोस्फीयर रिजर्व बसा हुआ है, ऐसा नहीं है, गलत मत करना। जो मेरा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक माउंटेन पड़ता है मेरा कंचनजंगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में माउंटेन पड़ता है कंचनजंगा, जो मेरी थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। जेमू ग्लेशियर, ईस्टर्न हिमालयाज लार्जेस्ट ग्लेशियर, अभी हमने जो पढ़ा, इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द कंचनजंगा माउंटेन, अभी हमने पढ़ के आए पीछे। अब रिकॉग्निशन की बात करूँ तो 2016 में इसको डिक्लेयर कर दिया था एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मिक्स्ड साइट की कैटेगरी में आता है। भारत में केवल एक ही मिक्स्ड साइट है, एक ही मिक्स्ड साइट है जो क्या मेरा कंचनजंगा है। देखो तुम्हें पता होगा कि जो यूनेस्को है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दो कैटेगरी में डिक्लेयर करता है, एक तो नेचुरल और एक कल्चरल, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाता है, अगर जो वो नेचुरल भी हो जो वो और कल्चरल भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड। तो जो मेरा कंचनजंगा है वो क्या है मेरा मिक्स्ड है, मतलब वहाँ नेचुरल भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कल्चरल भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्यों नेचुरल है, इसको नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो नेचुरल सिग्निफिकेंस समझते हैं। ये हमारे हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है, पता है तुम्हें, हॉटस्पॉट तो जानते हो ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाए तो उसका पार्ट है ये। दूसरा इकोसिस्टम की बात करूँ तो ट्रॉपिकल से अल्पाइन तक हर तरह का यहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स की कंसंट्रेशन है, बर्ड्स की, एनिमल स्पीसीज़ की, और लगभग 20 यहाँ पर पीक्स हैं, मच ऑफ विच सपोर्ट वेजिटेशन, जो बहुत ज़्यादा वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। और लगभग 25% एरिया में जो मेरा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व फैला हुआ है सिक्किम के 25% एरिया में फैला हुआ है। होस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड डाइवर्सिटी, मतलब बर्ड्स की लगभग आधी डाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है, एंड 1/3 ऑफ इट्स फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। होम टू फ्लैगशिप स्पीसीज लाइक स्नो लेपर्ड यहाँ मिलता है, रेड पांडा मिलता है, ब्लू शिप मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें 18 ग्लेशियर पड़ते हैं और जेमू ग्लेशियर जो है इसका लार्जेस्ट ग्लेशियर है, इसलिए नेचुरल सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। यहाँ मेरे टोटल 73 ग्लेशियर लेक्स हैं, जिसमें से 18 में एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। अच्छा भैया चलो नेचुरल तो समझ में आ गया, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्यों है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस याद रखना, इसे हम बेयुल भी बोलते हैं। बेयुल मतलब हिडन सेक्रेड लैंड टू बुद्धिस्ट लोग इसको क्या बोलते हैं, बेयुल बोलते हैं। बेयुल मतलब एक धार्मिक जगह, छुपी हुई धार्मिक जगह, बेयुल। इसके साथ साथ मयल लियांग, इसको लेप्चा ट्राइब बोलते हैं। लेप्चा ट्राइब, जो लेप्चा ट्राइब वाले लोग हैं वो इसको क्या बोलते हैं, मयल लांग। वहीं बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं इसको, बेयुल। तो इसकी वजह से इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है ना। जो मयल लांग होता है उसका मतलब क्या होता है, लैंड ब्लेस्ड बाय गॉड। तो जो लेप्चा कल्चर होम टू द एंडेंजर्ड लेप्चा कम्युनिटी, हमारे देखो इंडिया में जो लेप्चा कम्युनिटी है कहाँ पाई जाती है, केवल सिक्किम में पाई जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कल्चर सिग्निफिकेंस हो जाता है। और इसी रीजन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है मेरी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के रीजन में। तो होम टू एंडेंजर्ड लेप्चा कम्युनिटी, इसलिए हमने इसको क्या बोला, हाँ एक कल्चरल हेरिटेज साइट है, ठीक है। जो मेरी लेप्चा कल्चर है एंड लैंग्वेज आर एट रिस्क, हमें पता है लेप्चा कम्युनिटी जो है और वो जो कल्चर है लेप्चा कम्युनिटीज़ का वो आज ख़त्म होता जा रहा है, बहुत रिस्क में है। द लेप्चाज आर बिलीव टू बी सिक्किम्स अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स, जो लेप्चा कम्युनिटी है उसको माना जाता है कि सिक्किम के जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे वो लेप्चाज ही थे, सबसे पहले ट्राइबल्स जो थे वो लेप्चा ही थे। द पार्क प्रिजर्व्स इंडिजिनस नॉलेज अबाउट लोकल मेडिसिनल प्लांट्स, इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिजिनस प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो लेप्चा कम्युनिटी के लोग उस सबको प्रिजर्व कर रहे हैं इस रीज़न में। बुद्धिज़्म के लिए भी हमने समझ लिया, बुद्धिज़्म के लिए क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा माउंट कंचनजंगा एंड अदर साइट्स होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर सिक्किमीज ट्राइब्स टू बुद्धिस्ट बिलीफ, मतलब जो बुद्धा धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म को, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, किसका, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का। थोलुंग मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन द बफर जोन ऑफ द कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो जो मेरा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक कोर जोन है, एक ट्रांजिशन जोन है, एक बफर जोन है, ठीक है। तो जो मेरा बफर जोन है, बफर जोन में क्या पड़ता है मेरी, थोलुंग मोनेस्ट्री पड़ती है। कौन सी मोनेस्ट्री पड़ती है, थोलुंग मोनेस्ट्री पड़ती है। इसके बाद इट इज़ कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड मोनेस्ट्रीज इन सिक्किम। सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम की सबसे ज़्यादा सेक्रेड मोनेस्ट्रीज में से मेरी ये मोनेस्ट्री आती है, थोलुंग मोनेस्ट्री। तो पूछ सकता है थोलुंग मोनेस्ट्री कहाँ पड़ती है,
तो सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा में। द रीज़न इज सिग्निफिकेंट सोशियो रिलीजियस सेंटर ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशन एंड एथनिसिटी। समझ में आ गया हमारे। अब इतनी ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा है इस रीज़न का, इसलिए इसको कल्चरल साइट में भी रखा है। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमने इसको क्या कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि मेरी मिक्स्ड बोल दी गई है। अब यूनेस्को जो मेरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट देता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ अ प्लेस देयर इज़ अ लिस्टेड बाय यूनेस्को, जिसको यूनेस्को लिस्ट करता है फॉर इट्स स्पेशल कल्चरल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। उस जगह की एक कुछ स्पेशल कल्चरल, या तो कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई मंदिर हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उस कारण से यूनेस्को क्या करता है, उस किसी जगह को, किसी साइट को डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को सीक्स टू इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड। यूनेस्को का मेन एम यही है कि उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करके अलग अलग रीजन्स को, उनको आइडेंटिफाई करना है, पहले तो लोगों को पता चले उसके बारे में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, पूरी दुनिया में। टू बी द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन रीजन्स को डिक्लेयर करना है मेरे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मैं बात करूँ इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इंडिया में जो अभी रिसेंटली होयसाला टेम्पल्स को 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। होयसाला टेम्पल्स को 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसका मतलब भारत में कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 42। तो ये भी याद रखना कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको भी याद रखना, इटली में जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दुनिया की। इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में कितनी है, 42, जिसमें जो इंडिया में 34 है वो कल्चरल साइट्स हैं और 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं, ठीक है, और एक मिक्स्ड साइट है जो अभी हमने समझ ली, कौन सी, हमारी कंचनजंगा। होयसाला टेम्पल जो 42वीं साइट बनी थी, 41वीं जो बनी थी शांति निकेतन बनी थी, 40वीं धौलावीरा बनी थी, यूपीएससी पूछ चुका है, और 39वीं रंपा टेम्पल बने थे, ये यूपीएससी ने अभी नहीं पूछा है। तो रंपा टेम्पल अगर तुम पढ़ रहे हो ध्यान से, दिमाग से, तो रंपा टेम्पल को इस साल तैयार करके रखना, शांति निकेतन के बारे में पढ़ के रखना, और होयसाला टेम्पल्स के बारे में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इस साल, ठीक है। अब देखो सिक्किम की एक स्टेट बटरफ्लाई है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ब्लू ड्यूक जिसे बासारोना दुर्गा भी बोलते हैं, ये मेरी सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई है, जिसको नोटिफाई किया था 2022 में इसको नोटिफाई किया था। ब्लू ड्यूक के बारे में जानूँ तो इसकी 2 वेराइटीज़ हैं, एक तो बासारोना दुर्गा जिसको हम हिमालयन ब्लू ड्यूक बोलते हैं, जो शेड्यूल फर्स्ट में कवर्ड है। तो देखो जो शेड्यूल 1 में जो आती हैं जो मेरी स्पीसीज़, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में, उनको हम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। तो यूपीएससी पूछता है कि अगर किसी बर्ड को मैंने शेड्यूल फर्स्ट में रख दिया, किसी बटरफ्लाई को मैंने शेड्यूल फर्स्ट में रख दिया, तो उसको प्रोटेक्शन कैसी मिलेगी, तो उसको जैसी प्रोटेक्शन एलिफेंट्स को मिल रही है इंडिया में, जैसी प्रोटेक्शन लायन को मिल रही है, टाइगर को मिल रही है, लेपर्ड को मिल रही है, वैसी प्रोटेक्शन उस बटरफ्लाई को भी मिलेगी, ठीक है। तो इसकी 2 वेराइटी हैं, बसरोना दुर्गा और बसरोना दुर्गा स्प्लेंडर, से 2 वेराइटीज़ है मेरी ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई की। तो ब्लू ड्यूक इसको याद रखना, अगर पूछता है यूपीएससी ब्लू ड्यूक रिसेंटली इन न्यूज़, ये क्या है, तो ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई है, कहाँ की है, नेशनल बटरफ्लाई सिक्किम की। डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी बात करूँ तो ईस्टर्न हिमालय में हमारे में फैली हुई है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वाले रीजन में आपको मिल जाएगी। इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो ब्लू ड्यूक जो मेरी बटरफ्लाई है, इसको हम बासरोना दुर्गा बोलते हैं। ये यूनिक है सिक्किम एंड द ईस्टर्न हिमालयाज में। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सिक्किम इन 1858, सबसे पहली बार 1858 में सिक्किम में डिस्कवर्ड की गई थी। नोसोंग डिस्कवर्ड द स्पीसीज अराउंड द नार बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज एट द तदोंग इन गैंगटोंग 2012। इसके बाद इसे 2012 में पूरी तरीके से डिस्कवर कर दिया, मतलब इसके बारे में लिख दिया गया, नोसांग ने इसको डिस्कवर किया। अब देखो जब हम सिक्किम के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो सिक्किम में एक फेस्टिवल होता है लोसार फेस्टिवल, तो उस लोसार फेस्टिवल को भी थोड़ा जान लेते हैं। तो लोसार फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कराया जाता है तिब्बतन न्यू ईयर, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ तिब्बतन न्यू ईयर, एज अ तिब्बत का न्यू ईयर, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, किसको, लोसार फेस्टिवल को। ऑफर्स अ यूनिक ग्लिम्स इनटू सिक्किम्स, अगर तुम इस फेस्टिवल को देखोगे जब ये सेलिब्रेट होता है, तो तुमको एक यूनिक फ्री जो कल्चर है सिक्किम का वो देखने को मिलेगा, हेरिटेज और सीनिक ब्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। द फेस्टिवल इज शेड्यूल, ये फेस्टिवल कब से कब सेलिब्रेट होता है, तो 21 फरवरी से 27 फरवरी। सिक्किम में इस फेस्टिवल को गायल्पो लोसार भी बोलते हैं, गायल्पो लोसार सिक्किम में इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि जब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो हार्वेस्टिंग सीजन आने की खुशी के लिए भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है मेरा लिम्बू तमांग कम्युनिटी इन सिक्किम, ठीक है। जब उस रीजन में देख ही रहे हैं सिक्किम में, तो वहाँ की कम्युनिटी के बारे में भी समझ लेते हैं जो कि न्यूज़ में थी। लिम्बू तमांग कम्युनिटी, तो जो मेरी लिम्बू तमांग कम्युनिटी है
ये हमेशा से डिमांड करती रही है रिजर्वेशन की, ठीक है। सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको रिजर्वेशन चाहिए लिम्बू तमांग कम्युनिटीज़ को। तो ये जब से सिक्किम मर्ज हुआ है इंडिया में 1975 में, तभी से ये लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने लिए, ठीक है, अपनी सीट के लिए, अपने रिजर्वेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं लिम्बू तमांग कम्युनिटी, ठीक है। द डिमांड ऑफ फॉर रिजर्वेशन गेंड ट्रैक्शन व्हेन द लिम्बू तमांग कम्युनिटी वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। और ये डिमांड और बढ़ गई जब इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है ना। तो इतना ही था, हमने समझ लिया आज सिक्किम लेक आउटबस्ट के बारे में, बहुत सारी उसके साथ चीज़ें पढ़ी हमने, तीस्ता रिवर, कौन कौन से ग्लेशियर वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।